नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। 72 घंटों का मंथन, 2 हफ्ते की हलचल, 12 से ज्यादा मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक। यूपी की सत्ता में बीजेपी की एंट्री के बाद से इतनी उठापटक शायद ही कभी देखी गई होगी। दिल्ली से यूपी पहुंचे केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है और इन सब के बाद अब सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि इस पूरे मंथन के बाद पार्टी में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आने वाला है। यूपी में बैठकों के बाद तैयार हुई रिपोर्ट अब केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है और सूत्रों की माने तो इन बैठकों के बाद फैसला लिया गया है कि यूपी में संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं नजर आने वाला है। यानी 2022 में होने वाले चुनाव में बीजेपी की नेतृत्व की जिम्मेदारी पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के कंधों पर ही होने वाली है और पार्टी का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इन 3 दिनों में बड़े बड़े कयास लगाए गए थे कि बैठकों के बाद बदलाव देखा जा सकता है, लेकिन सूत्रों से सामने आई इस खबर के बाद यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। हां, यह अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि पीएम मोदी के करीबी अरविंद कुमार शर्मा को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी जगह पर अटल हैं। इसका कितना असर होगा यह जानने के लिए अगले 1 घंटे की आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही आपको यह बता देते हैं कि तकरीबन 20 घंटे पहले ही प्राइम न्यूज ने इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी बताई और तभी हमने कहा था कि योगी को उनकी जगह से नहीं हिलाया जा सकता है। इस पूरे प्रकरण में योगी कहां है? सच्चाई तो यही है कि बीजेपी योगी को उनकी स्थिति से हिलाने का जोखिम नहीं ले सकती है। भले ही 2017 में योगी बीजेपी के पोस्टर बॉय ना रहे हो, भले ही यूपी का चुनाव बीजेपी ने योगी के चेहरे पर नहीं लड़ा हो, लेकिन जीत के बाद योगी बीजेपी का चेहरा बन गए और इन 4 सालों में योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए हैं वो उनके पक्ष में जाते हैं। योगी उन मुख्यमंत्रियों में से नहीं हैं जिनको उत्तराखंड की तर्ज पर बदला जा सके, क्योंकि हिंदुत्व की जमीन पर योगी की जड़ें गहरी हैं और यूपी में हिंदुत्व की जमीन पर बीजेपी जितनी भी मजबूत है, इस मजबूती की नींव तो योगी आदित्यनाथ ने ही तैयार की है। जाहिर है बीजेपी योगी को उनकी जगह से हटाने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाएगी। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? तो बीजेपी मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकती है, नए चेहरों को लाया जा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि अरविंद कुमार शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। योगी आदित्यनाथ का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि उन पर व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और ना ही किसी दूसरी लहर का कोई व्यक्तिगत आक्षेप है। इस मजबूत पक्ष के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पहले के मुकाबले और ज्यादा हो गई है। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद से देश में होने वाले हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक रहे। एक तरह से बीजेपी उनको मॉडल मुख्यमंत्री भी बताती रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के सामने संकट यह है कि अगर 2022 में यूपी चुनाव हारे तो इसका असर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल हारने के बाद यह डर और ज्यादा बढ़ गया है। केंद्रीय नेतृत्व इसीलिए यूपी में अगले विधानसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि पार्टी योगी को किसी भी हाल में उनकी जगह से हिला नहीं सकती है। तो 3 दिनों तक लगातार मंथन चला, लगातार कयास लगाए गए कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से इतर कुछ बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। केंद्र को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर पूरे देश की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर आ सकती है, लेकिन इन सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। बीएल संतोष ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और साफ है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के ही कंधों पर पूरी जिम्मेदारी होने वाली है। योगी की स्थिति कितनी मजबूत है, एक बार हम आपको यह भी बता देते हैं कि हिंदुत्व के मामले में उनके जो मजबूत कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो लगातार उसको बखूबी निभा रहे हैं। आरएसएस की तरफ से योगी को काफी समर्थन लगातार मिलता रहता है और अभी भी उन पर भरोसा कायम है। बीजेपी के पास योगी के बराबर का विकल्प नहीं है, ये भी परिस्थितियां लगातार सामने आ रही हैं। योगी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से हैं, क्योंकि अगर आपको बिहार का चुनाव याद होगा कि जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए गए थे वहां पर बहुत ही भारी प्रतिशत मतों के साथ बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे। तो इन तमाम कयासों को ध्यान में रखते हुए भी बीजेपी ने अपना यह बड़ा दांव यहां पर खेला है कि क्यों ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही एक चेहरे के रूप में अभी से ही प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि इनके अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इतना रसूख रखता हो। तो योगी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी है। इससे भी बीजेपी और उसके जो आला अधिकारी हैं वो बेखबर नहीं है, वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा और कद कहां पर है।
साथ ही जिस तरह से कोरोना को लेकर उन्होंने मैनेजमेंट किया, नीति आयोग ने तारीफ की, WHO ने तारीफ की, तमाम ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मैनेजमेंट की तारीफ की। टीम 11 का गठन पहले किया था पिछले साल, उसको थोड़ा सा छोटा करके टीम 9 ने अपनी अब की बार, आपको याद होगा कि टीम 9 के दखल के बाद ही 38,000 केस उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे 1314 में आ चुके हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार धीरे धीरे अब उसमें काबू पा रहे हैं। 72 घंटों की हलचल का सार क्या है? यूपी से जुड़ी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जा चुकी है। साथ ही आपको बताएं कि यूपी में चुनाव से पहले कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। यहां पर हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े होंगे और साथ ही प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका संपादकीय पक्ष आज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार उनकी पैनी नजर रही है और प्राइम न्यूज में हर एक खबर पर उन्होंने पैनी नजर रखते हुए अपने संपादकीय पहलुओं को लगातार आप सबके सामने पेश किया है। कल शाम को भी आपको याद होगा कि किस तरह से एक स्पेशल प्रोग्राम हमने चलाया था, उसमें सारी खबर हमने आपको दी थी, सारा अपडेट हमने आपको दिया था। तो उसी के लिए और क्या इसमें सूरत हाल हो सकते हैं, उसकी एक एक नब्ज हम समझने की कोशिश करेंगे प्रेम जी से यहां पर। साथ ही तमाम मेहमान मेरे साथ होंगे, राघवेंद्र सिंह होंगे, प्रवक्ता बीजेपी होंगे, सुचि विश्वास होंगी, प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ होंगी, साथ ही कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा हमारे साथ होंगे और संजीव कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े होंगे। तो इन सभी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 72 घंटों की हलचल का सारांश क्या निकलता है। यूपी में चुनाव से पहले कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, ये सूत्र भी कह रहे हैं और निश्चित रूप से यह बड़ा भरोसा दिखलाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं। तो योगी के चेहरे पर ही बीजेपी अब चुनाव लड़ेगी और इन 72 घंटों की हलचल के बाद एक तरह से पूरी तरह से सतह शांत हो चुकी है और उसका सार यही निकला है कि स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ के कंधों पर ही पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना नेतृत्व किया है उसमें बिल्कुल साफ है कि चाहे पूर्वांचल की बात हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, चाहे बुंदेलखंड की, तो यहां पर हर जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी क्षेत्रों को यहां पर साझा है। हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रेम जी, हम आपसे अब यहां पर समझना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार ये हलचल चल रही थी, आप भी लगातार, मुझको अच्छी तरह से याद है जब जब एडिटोरियल की हमारी मीटिंग्स हो रही थी, आप हर बार ये बोलते थे कि इस 72 घंटों की हलचल का सारांश दर्शकों के सामने दिखाना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि इस 72 घंटे के बाद जो सारांश निकला है उसका क्या दूरगामी परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पड़ने वाला है? देखिए आलोक, मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज भी यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। अगर आप विकल्प के बारे में बात करते हैं, सोचते भी हैं, तो ये भी बहुत दूर की कौड़ी है। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने जो 4 साल में काम किया है, कोरोना काल को छोड़ देते हैं, कोरोना काल पे अलग से अभी बात करेंगे इसी चर्चा पे, लेकिन जो 4 सालों में इन्होंने किया है उसका रिपोर्ट कार्ड अगर देखें तो पूरे प्रदेश में, चाहे वो अपराधियों पर लगाम कसने की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, या तमाम शिक्षा को लेकर बात हो, निवेश बढ़ाने को लेकर बात हो, गन्ना किसानों को जो लेकर भुगतान किए गए उसको लेकर हो, और केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री की आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराना हो, इसके अलावा पर्यटन है और भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर योगी आदित्यनाथ ने बहुत बढ़िया काम किया है। कोरोना में जिस तरह से उन्होंने काम किया, कोरोना मैनेजमेंट जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का पूरे यूपी में रहा, उसका WHO ने कितनी बड़ी तारीफ की है, ये सबके सामने है। बिल्कुल। हालांकि जब उनको कोरोना खुद हो गया था तो कुछ स्थितियां खराब हुई थी प्रदेश में, जिसके चर्चा भी हुई, जिसके लिए सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन जैसे ही कोरोना से बाहर हुए योगी आदित्यनाथ, वैसे ही चीजें संभलने लगी और इस तरह से काम हुआ कि आंकड़े आज खुद ब खुद ये बता रहे हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ का पूरा मैनेजमेंट रहा और इस पूरे मैनेजमेंट का रिजल्ट क्या रहा। आंकड़े ना के बराबर हो गए हैं। गैस, जो ऑक्सीजन गैस की जो कमी, किल्लत बताई जा रही थी, वो खत्म हो गई है। बेड की कोई प्रदेश में कमी नहीं है और जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी उनका काम बेहतर हो, उसके लिए भी उन्होंने काम किया। और जहां जहां खामियाजा उनको देखने को मिली, उनके ट्रांसफर भी बीते 2-3 दिनों में काफी हुए हैं, चाहे वो CMO हो या कोई और अधिकारी हो। जहां उनको लगा कि लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई और काम ठीक से नहीं हुआ, वहां एक्शन भी लिया। खुद अलग अलग जिलों में जाकर उन्होंने काम किया, खुद अलग अलग जिलों का जायजा लिया,
तमाम स्थितियों को परखा, समझा, कहां किस चीज की जरूरत है, उस पर उन्होंने काम किया। और मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ के बारे में जब चर्चा होने लगी, लगातार बैठकें भी 3 दिन हुई यहाँ पर लखनऊ में, कि क्या कोई विकल्प बनाने की तैयारी हो रही है। हालांकि प्राइम न्यूज लगातार इस बात को खारिज करता रहा कि योगी आदित्यनाथ का जो रिपोर्ट कार्ड है फिलहाल उत्तर प्रदेश में, वो काफी बढ़िया है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रदेश को चला रहे हैं, उसका कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। और यही वजह है कि जो आला कमान है, बीजेपी आला कमान, उनको जहां जहां इस्तेमाल किया जा सकता था, जहां जहां उनका प्रयोग किया जा सकता था, उन्होंने किया। आप प्रदेश के बाहर भी देखिए, जहां जहां चुनाव हुए, वहां वहां योगी आदित्यनाथ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक रहे। बंगाल चुनाव हो, बिहार चुनाव हो, असम चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, वहां योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने लाया गया और उनका जो भी इस्तेमाल हो सकता था पार्टी के हित में, वो किया गया। लेकिन जब 3 दिनों तक लगातार आपके पास आऊंगा, लगातार मंथन किया जा रहा था लखनऊ में, तो उस समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि बदलाव किस तरह से हैं। जैसे बीएल संतोष लगातार पार्टी के दूसरे मंत्रियों या संगठन के बीच के जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे लगातार मंथन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। कयास ये लगाया जाने लगा था क्या किसी विकल्प की बात हो रही है। बिल्कुल। और वो तमाम चीजों को लेकर वो दिल्ली लौटे। दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, हालांकि वो सूत्र बहुत ही पुष्ट हैं और वो बता रहे हैं कि आला कमान ने ये तय किया है कि अभी तक जो भी हम सोच रहे थे, जिस पर विचार कर रहे थे, अभी इस पर कोई सोचने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ वहां पर मजबूत हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ, ये 2 ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर इस बार यूपी का चुनाव बीजेपी लड़ेगी 2022 मालूम। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर विश्लेषण किया कि इन दोनों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा किया गया आला कमान द्वारा। कपिल जी, आप कुछ बीच में कहना चाहते थे, क्या आप सहमत नहीं है इस बात से कि बीजेपी अगर योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा? आपको क्या लगता है, ये फायदे का सौदा है या इसमें कहीं ना कहीं नुकसान छिपा हुआ है? आलोक जी, विकल्पहीन है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, और ये इसलिए नहीं कि जो अभी हमारे प्रधान संपादक जो है, वो संपादकीय की जगह जो है वो महिमा मंडल की एक रिपोर्ट पढ़ रहे, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूपी में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय वो थे, मोदी के नाम पे सरकार बनी थी, लेकिन कैप्चर योगी जी ने किया था। उस समय ये कैसे मुख्यमंत्री बने थे, किसी से छुपा नहीं था, क्योंकि मोहन भागवत जी ने जो वचन मोदी जी को दिया था, उसका ही एक नमूना रहा है कि आज तक आरएसएस बीच में कार्यशैली पर हस्तक्षेप नहीं की मोदी जी ने, पूरा देश को लुटने के लिए छोड़ दिया। तो ये हकीकत है, इसको भी स्वीकार कर लें और साथ में इस बात को भी स्वीकार कर लें कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू युवा वाहिनी चलाने वाले शख्स हैं, जिनके पास एक बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के बराबर की शक्ति एक संगठन के रूप में मौजूद है, और वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो उन पर कार्रवाई करते हैं, अगर वो उन असंतुष्ट विधायक, जो 200 विधायकों ने विधानसभा पे धरना दिया था और तमाम मंत्रियों ने इसी कोरोना काल में अगर इनको आईना दिखाया, और हमारे प्रधान संपादक इस बात को भूल गए कि जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखाया, समय समय पे हमारे प्रयागराज उच्च न्यायालय ने दिखाया, यहाँ तक कि कह दिया कि ये जीनोसाइड कर रहे हैं, और उसकी भी आड़ आप कोरोना की दे रहे हैं कि जिनके संक्रमण जो है इस हद से कम थे, और एक निश्चित रूप से जो है वो सिस्टम काम करता है, कोई मंत्री नहीं करता है काम। अगर कोई मंत्री काम कर रहा है, वही जमादार का भी काम कर रहा है। आपकी ये बात मैंने मान ली। सुन ले नहीं, एक मिनट मेरी पूरी बात आने दी। मैं तो बात आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, सिस्टम में काम होता है। अगर प्रधान संपादक जी आपका ही एंकरिंग करने लगेंगे तो प्रधान संपादक जी ये करने के लिए ऊपर का मौका कब होगा? मेरा एक कहना है कि भाई सीधी सी बात जानिए, योगी जी मजबूरी है, योग्यता नहीं जरूरी है। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, योग्यता क्या है? 200 विधायक इनके जो है इन्हीं के खिलाफ बैठते हैं, विरोध करते हैं, इन्हीं के विधायक, इन्हीं के मंत्री जो है इनको आईना दिखाते हैं, प्रयागराज से लेकर सर्वोच्च न्यायालय इनके कामों पर आईना दिखाते हैं। आज जब पूरे उत्तर भारत में कोरोना लगभग नहीं के बराबर है, तो उत्तर प्रदेश में भी है। इसके लिए आप क्या देते हैं?
और जिस आदमी ने गया गलती दे करके प्रयागराज में 11 मई को कहा हो कि हाँ निश्चित तौर पे हमने पहले से टेस्टिंग घटाई, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, हमारे यहाँ दवाइयों की कमी थी, और इन्होंने सब बात माना। और उससे वो पहले क्या कहते थे पूरे प्रदेश के सामने, ना हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, ना वेंटिलेटर की कमी है। दूसरी बात, जितनी भी उन्होंने ये बात कही कि जो प्रदेश का विकास हुआ, 4 लाख नौकरियां देने का वादा था, और यानी 20 लाख नौकरियां तक दे देना चाहिए था, 2 लाख भी नौकरियां ये कंप्लीट नहीं कर सके हैं। ये इनकी बहादुरी है। जवाब ले लेते हैं एक बार कपिल जी। करना था नहीं, सुन ले नहीं, संपादक जी का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि संपादक जी को जवाब मिलना चाहिए, और हम चाहेंगे हमारी बातों पे भी वो संपादक जी करें अपनी, लेकिन जो कलम चलाएंगे वो सत्यता की स्याही में डूबी होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, 6 महीने में एक आदमी ने वचन दिया था कि पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बना दूंगा। आज पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त नहीं युक्त हो गया है। गोरखपुर से जो कनेक्टिविटी है, मैं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ, योगी जी हमारे ही परिक्षेत्र के 21 साल तक सांसद रहे हैं और हमारे ही मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि गोरखपुर से लेकर बनारस की जो हाईवे है, उस हाईवे में आप ये देख नहीं पाएंगे कि हाईवे कहाँ है, केवल वहां से नाव चल सकती है, और ये 4 साल हो गए, आखिर वो काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? मैं तो एक बात कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में आप कह रहे थे, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए कि 7.50% जवाब तो ले लीजिए फिर। क्राइम की तरफ हम आगे बढ़े हैं। हाँ। हम औरतों और बलात्कार के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पे हैं। आज योगी राज में राम राज की जगह मदिरा राज स्थापित हो गया है। 7 बार ऐसी घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर निकल के सामने आई, जिसमें अब तक 650 लोगों से ज्यादा की जान गई। क्या कार्रवाई उन्होंने माफियाओं पे नकेल कसने के लिए किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली इंजेक्शन देते रहे, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग आज जो है वो इंजेक्शन को। ठीक है कपिल जी देखिए आपकी बात पूरी तरह से आ गई, आपकी बात पूरी तरह से आ गई। कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर राघवेंद्र जी देंगे, क्योंकि संपादक जी यहाँ पर बीजेपी से जुड़े हुए सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं, वो अपना यहाँ पर पक्ष आपके सामने रखना चाहते हैं। आलोक में यही कह रहा था कि जो कपिल जी कह रहे हैं, जो सवाल ये उठा रहे हैं, जो आप सुन लीजिए कपिल जी, आप सुन लीजिए कपिल जी, आप सुन लीजिए पहले। आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप योगी को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, योगी के कामकाज को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो देंगे। मैंने जो बात कही इसको ध्यान से सुनिए, आप पहले सुन लीजिए, आप बुरा ना मानिएगा, आप सुन लीजिए। नहीं कपिल जी आप सुनिए पहले, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। समालोचना आपकी करनी चाहिए। समालोचना ही कर रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। कपिल जी उत्तर तो कम से कम आने दीजिए। कपिल जी मेरी बात तो कहने दीजिए, आप समालोचना ही है। कपिल जी टॉपिक क्या है, आज चर्चा का विषय क्या है, हम किस पर चर्चा कर, मेरी बात सुन लीजिए पहले। 2 लाइन बोलूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे और बीजेपी प्रवक्ता बोलेंगे। सिर्फ 2 लाइन में बोल रहा हूं। मैंने आज विषय क्या है, विषय यह है कि योगी के नाम पर 2022 का ही चुनाव, बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, यह विषय है। मैंने सिर्फ ये कहा कि योगी के नाम पर जो 3 दिनों से जो चर्चा चल रही थी, संगठन को लेकर, सरकार के बीच को लेकर, बी संतोष आए, उन्होंने जो बात की, चर्चा हुई, जो रिपोर्ट सौंपा गया, उस रिपोर्ट के बाद आला कमान अगर ये फैसला करता है या ये बात होती है कि योगी के नाम पर ही चुनाव अगर लड़ा जाएगा, तो इसके पीछे ये तर्क हो सकते हैं। पार्टी ने ये माना होगा, पार्टी ने ये देखा होगा। ये मैं कोई उनका बचाव और योगी को इसलिए करना चाहिए कि योगी ने ऐसा किया, मैं ये नहीं कह रहा। इसका जवाब उन्होंने गोरखपुर में क्या किया, पूरे प्रदेश में क्या किया, दवाइयों की कमी रही, मैनेजमेंट कैसा रहा, इसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता देंगे। मैंने सिर्फ ये कहा कि पार्टी ने जो फैसला लिया होगा अंतिम में, वो इन बिंदुओं पर विचार करके अपनी बात रखी होगी और ये फैसला लिया होगा। आलोक हाँ बोलिए आपका बात कहना चाहूंगा। हाँ। पार्टी ने देखिए, आप बहुत सीनियर संपादक हैं, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। देखिए पार्टी ने ये जो फैसला लिया वो मजबूरी में लिया, योग्यता के अनुसार नहीं लिया, क्योंकि योगी जी समान एक संगठन
उत्तर प्रदेश के अंदर चलाते हैं, और जो 200 विधायक अगर किसी पार्टी के उनके खिलाफ हो और बावजूद उसके नेतृत्व परिवर्तन के बारे में अगर ना सोचा जाए तो ये मजबूरी है। और दूसरी बात आपको बता दें, कबीर जी एक छोटा सा मेरा प्रश्न है ना फिर आपसे। कबीर जी एक छोटा सा प्रश्न है, एक मेरा बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है कि अगर योगी जी इतनी ज्यादा शक्तिशाली तो फिर मंथन ही फिर क्यों चला 72 घंटे तक? फिर तो मंथन भी नहीं होना चाहिए था। और अगर हम इसी प्रश्न को अगर हम थोड़ा सा उल्टा कर दें, अखिलेश यादव लगातार अपना नेतृत्व कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो क्या समाजवादी पार्टी की कोई फिर यहां पर मजबूरी है क्या? कुशल नेतृत्व तो है ना उनका। बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। कैसे? मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ, आप कंपेयर नहीं कर सकते। डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता को लेके आइए, राघवेंद्र जी को लेके आइए डिबेट में। एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक क्षेत्रीय दल है। हमारे मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के नेता है, माननीय अखिलेश यादव जी के भी वही नेता है। ठीक, मुलायम सिंह यादव जी, और आप उनकी तुलना इसलिए नहीं कर सकते, एक ने विकास की गंगा बहा दी, एक ने विनाश की गंगा बहा दी, और पार्टी की मजबूरी अगर 200 विधायक कब हमारे आगे जाकर के बोले, कब हमारे पूर्व जो है वो क्या बोलते हैं प्रदेश अध्यक्ष एक रिपोर्ट दिखाने के लिए। ठीक है कबीर जी, ठीक है, आपकी जो भी बातें हैं अब ठीक है। राघवेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राघवेंद्र जी, जिस तरह से कपीश जी बोल रहे हैं बार बार कि योगी जी को चेहरा रखना बीजेपी की मजबूरी है, योगी जी को चेहरा रखना बीजेपी की मजबूरी है, योगी जी शक्तिशाली हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता, इन आरोपों में कितना दम है? और जिस तरह से 72 घंटे का मंथन चला, आखिर उसके पीछे की मंशा क्या रही और अब बीजेपी का क्या फैसला है? इन दोनों उत्तरों को आप एक साथ मिला के दीजिए ताकि कपीश जी को भी स्पष्ट हो जाए कि आखिर बीजेपी का जो संगठनात्मक फैसला हुआ है वो किन आधारों पर हुआ है। ये देखिए, कपीश जी ने कुछ बातें कही हैं हमारी सरकार को लेकर के। पहले 1 मिनट में उसका जवाब देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। पिछले 4.5 साल में 5 लाख के ऊपर सरकारी नौकरियां लग चुकी हैं, इसमें 1.5 लाख मात्र पुलिस विभाग की नौकरियां हैं, एक अधिकृत डाटा है। ये केवल लोगों को सीधे बेरोजगार दिया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश पूरा दंगा मुक्त हो गया है, संगठित अपराध मुक्त हो गया है। अरे कबीर जी, जरा अपने गिरबान में झांक के देखिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश बिल्कुल तमतमाया रहता था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते थे। भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी। जगह जगह चौराहे पे लड़कियां ठहरी जाती थी। पूरे उत्तर प्रदेश 4.5 साल हो गया उत्तर प्रदेश में एक घटना हुआ है हमारे योगी आदित्यनाथ के शासन में। और मैंने सिर्फ मांग की थी आज बता दिए। कबीर जी आपकी भी आएगी ना बारी, फिर बोलने दीजिए। हाँ। मैंने सिर्फ 2 बातें आपको बताई हैं। आज का जो विषय है मैं उसमें आता हूँ। देखिए कबीर जी से मैं विनम्र कहना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और उसके कार्य करने की पद्धति एक बार ध्यान से देख लीजिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तरीके जो दल हैं उनके कार्य संस्कृति और कार्य पद्धति अलग है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति अलग है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह को हटा दीजिए, समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है ये कबीर जी खुद बता देंगे। बहुजन समाज पार्टी से मायावती को हटा दीजिए, बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी प्रकार से गांधी नेहरू खानदान को हटा दीजिए, एक राष्ट्रीय दल है, लंबे समय तक उसने देश में सरकार बनाई है। हाँ। तो ये समझ लीजिए कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है पूरा देश तो प्रदेश जानता है। अगर भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ को हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वही खड़ी होगी। जब किसी को कल्पना थी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी को कल्पना थी राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री बनेंगे, योगी आदित्यनाथ ये नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अमित शाह देश के गृह मंत्री बनेंगे, किसी को कल्पना दी थी। वास्तविकता ये है हमारा संगठन प्रधान दल है, संगठन जो निर्णय करता है उसको सभी पर चलना पड़ता है। इसमें कोई मजबूत है कमजोर का कोई विषय नहीं है। हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें से जो चीजें निकल के आती हैं उसका सभी को अनुपालन करना होता है। और किसी दल में, भारतीय जनता पार्टी दल में बहुत अंतर है। हमारी एक भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित दल है, उसमें कोई भी हमारा जो है हर विषय को लेकर के एक स्पष्ट विचारधारा है। ये बताइए स्पष्ट विचारधारा है, वो भी बैठी है, एनआरसी सीआईए को लेकर स्पष्ट विचारधारा है, कहीं ये स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, गोल गोल बातें करेंगे। ठीक है, जहां जैसा समय होता है ठीक है। विचारधाराओं की आपने बात कर ली, विचारधाराओं के आधार पर ही पार्टी का गठन होता है। सुश्री विश्वास जी आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से चेहरे बिल्कुल साफ हैं, बीजेपी ने अपना चेहरा साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। समाजवादी पार्टी का बहुत सालों से स्पष्ट है कि अखिलेश यादव ही सबसे आगे मोर्चे पर डटे रहेंगे। आपके पास कौन सा चेहरा है और आपको लगता है क्या कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से बीजेपी का चेहरा बनाए जाएंगे तो बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होगी? संवाद जिस स्तर तक आया उसको मैं जवाब देना
क्योंकि भाजपा एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। अभी आपके प्रवक्ता ने कहा तो शरद त्रिपाठी का जूता कांड आपको याद होगा, 7 विधायक जी ने गिन के दिए थे। तो आप कहाँ ना हो तो चिन्नानंद का मालिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, उससे भी ना जी हो तो कुलदीप सेंगर का, और ये ताका करीब इस तरह फिर वो भी आपकी फिर 50 चीजें यहाँ पर गिनाने लग जाएंगे। बात योगी की होगी, मुझे लगता है योगी की बात कीजिए ना, उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ या मोदी जी जैसे लोगों का इस पद पर होना आश्चर्यचकित करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, क्योंकि जितना बड़ा दंगाई है उसका उतना बड़ा पद है। बीजेपी में तो जिला अध्यक्ष बनने की योग्यता नई परिभाषा आपने दे दी, आपने नई परिभाषा दे दी कि जो जितना बड़ा दंगाई है वो उतने बड़े पद पर है। नहीं ये किस तरह की आपने यहाँ पर टिप्पणी की है? नहीं, ये आपने किस तरह की आपत्ति है, ये आपने किस तरह की आपत्ति की है? कितने अनुशासित और कितने विचारधारा नहीं, पर सुची चलने जी, वाले आपने क्या टिप्पणी की? आपने क्योंकि जब लोगों देश की जनता को आपने वो पार्टी के किया लोगों है। को तोड़ के लाना, खरीद फरोख्त करना, चले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने और कांग्रेस युक्त भाजपा बना रहे। चाहिए उनको सचिन पायलट भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, है ना। जब अपना टाइम पड़े तो महबूबा मुफ्ती के साथ राष्ट्रहित में सरकार बनाएंगे, तब देश विरोधी ताकतों के साथ वो पूरे देश में खड़े हैं। तो ऐसे लोग जब नियम और मानक और सिद्धांतों की बात करते हैं तो पहली बात तो ये हास्यास्पद है। दूसरी बात चेहरे की। देखिए, हमने 70 बरस जो है सेवा की है देश की। 7 बरस में जिन्होंने देश को लूट लिया वो नहीं समझ सकते हैं कि ये इसरो, ये भाभा, ये प्लानिंग कमीशन, ये बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, जो एकदम टके भाव देश को बेचने पर उतारू हैं, जो राफेल की दलाली से लेके और बैंकों के निजीकरण तक, जिन्होंने ऐतिहासिक नोटबंदी लाई, जिन्होंने ऐतिहासिक बेरोजगारी लाई, जिन्होंने उनके अब आप बहुत पीछे जा रही हैं, आप ये भी भूल जा रही हैं यहाँ पर, अब आप ये भी भूल जा रही हैं सुची जी, अब आप ये भी भूल जा रही हैं कि जो आरोप आप यहाँ पर लगा रही है ना कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और हाँ, क्यों वो उत्तर प्रदेश जो ये 4 दिन का मंथन हुआ है, इस पर भी मैंने पहले ही बोल दिया था पिछले 1 हफ्ते में जो भी डिबेट्स हुए कि ये सिर्फ जो एक्सरसाइज है पैंडेमिक की मिस हैंडलिंग से ध्यान भटकाने के लिए, अच्छा, जो लैक ऑफ लीडरशिप है उससे पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए ये एक फर्जी टाइप की बैठक है। ठीक वैसे ही जैसे महामारी के संचालन के लिए आपके पास मैं आ रहा हूँ वापस। संजीव कौशिक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संजीव कौशिक जी, ठीक है, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ, आपकी बात आ गई। ध्रुवीकरण की जो संघ की राजनीति है, हाँ, उसके वो आधारभूत योद्धा हैं। ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई, उसकी जो जी आपकी बात आ गई, ठीक है। संजीव कौशिक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। संजीव कौशिक जी, जिस तरह से लगातार आपने बहस देखी होगी, विचारधाराएं सभी पार्टियों की अलग अलग हैं, सभी पार्टियों की मंशा अलग है, लेकिन जो एक कोर एजेंडा है वो यही है कि हमको सत्ता हासिल करनी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये मंथन चला उत्तर प्रदेश के अंदर 72 घंटे तक, इसके क्या दूरगामी परिणाम निकलेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस कदर अपनी भूमिका निभाने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए आलोक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही संजू जी, आ रही। आलोक जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि कोई मतलब नहीं था या कोई अंदर खाने में कुछ नहीं चल रहा था तो 70 घंटे की इस पूरा कुश्ती का कोई तो कारण रहा होगा ना। जो लगातार केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भेजे गए, चाहे BL संतोष हो या यहाँ पे आने के बाद में खासकर से नरेंद्र मोदी के शासन खास रविंद्र शर्मा को इस्तीफा देकर के केवल MLC बनने के लिए तो यहाँ नहीं भेजा गया था। कुछ विधायकों का एक ऐसा समूह था जो असंतुष्ट था। जाहिर सी बात है कि उनके मन में भी बहुत सारी शिकायतें थी और बातें थी, तभी इस तरह की नौबत आई। और इस तरह की नौबत में लगातार यदि बैठकों पे बैठ के हो रही है और उसके बावजूद यदि ये बात चल के निकल के बाहर वापस आती है कि किसी भी कीमत पर आदित्यनाथ दस से मत चलने को तैयार नहीं है, हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि अरविंद शर्मा को डिप्टी CM बनाने की बात चल रही है, लेकिन उनको डिप्टी CM बनाने की बात तो दूर, लखनऊ में बंगला भी अलॉट नहीं किया गया, वो कई दिनों तक गेस्ट हाउस में रहेगा। इस पूरे प्रकरण में एक बात जो समझ में आई है वो ये समझ में आई है कि पिछले 7 वर्षों में पहली बार कोई केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिखाई दे रहे हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शिकायतें थी, उसका निपटारा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने एक प्रयास किया और उस प्रयास में जरा से भी योगी आदित्यनाथ सत्य मत होने को तैयार नहीं है। उन लोगों को वापस जाना पड़ा और यह कहते हुए कि नहीं, हमारे पास इनसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है और इनसे बेहतर कोई चेहरा नहीं है। यदि चेहरा था पहले से तो इस पूरा कुश्ती का कोई मतलब ही नहीं था।
तो जाहिर सी बात है कि उस पर संदेह था। हमने देखा है कि जिस तरह से चुनाव में, पंचायत चुनाव में जिस तरह से अयोध्या की बात कर ले, योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र की बात कर ले, जो मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मात खाई है, निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक चिंता का विषय है। और उसी चिंता के विषय को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बात सामने आई और अब ये बात क्षण की आई है। हालांकि ये भी अभी खबरें आ रही है कि महीने के आखिरी तक कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ये जो योगी आदित्यनाथ के बगल में किसी चेहरे को बैठाने की बात थी, वो शायद संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ प्राइम न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी हैं। प्रेम जी, जिस तरह से मंथन चला और मंथन के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे आगे रखा गया, अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने क्या उन विकास के मुद्दों को ध्यान में रखा होगा, या जिस तरह से विपक्ष का अभी भी आरोप है कि नहीं, बीजेपी के पास कोई विकल्प है ही नहीं, जबकि विकल्प के रूप में बहुत सारे और नेता बीजेपी के पास हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन भरोसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किया गया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोर एजेंडे में ये तो होगा ना कि जितना आपने कार्य किया है उससे जनता संतुष्ट है, ये आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। देखिए आलोक, इसमें दो बातें समझने की जरूरत है। इसमें सीधा यह है कि 2017 की अगर हम बात करें, उस समय केशव प्रसाद मौर्य थे अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष थे। वो जब पार्टी के अध्यक्ष थे तब चुनाव लड़ा गया और 300 के पार सीटें आती हैं बीजेपी को, और वहां पर सरकार बनती है जहां की योगी आदित्यनाथ दूर दूर तक कहीं भी सीन में दिखाई नहीं दे रहे थे, और वो मुख्यमंत्री बनते हैं। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। अब 4 साल काम करने के बाद, 4 साल के बाद जो उन्होंने किया, उसके रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद अब योगी की जो छवि है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे राज्य में, अब वो बदल गई है वो छवि। अब उस छवि में आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में उन्होंने जो काम किया, कोई माने या ना माने, पार्टी ये मानती है, और उनकी छवि को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, उन्होंने पार्टी को ये लगा कि उनकी जो छवि है उसको कैश किया जा सकता है, इनकैश किया जा सकता है, इसीलिए वो प्रदेश से बाहर भी लेकर गए। बिहार के चुनाव को मैंने अभी भी कहा था, बिहार, बंगाल, असम, जहां जहां भी विधानसभा चुनाव हुए, वहां योगी आदित्यनाथ को इस्तेमाल किया गया। यानी कि अभी की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम के अलावा कोई नाम और सूझता नहीं है, ना हमें सूझता है, मुझे लगता है पार्टी को भी नहीं सूझता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश के लोग भी योगी आदित्यनाथ के छवि को देख के, उनके काम को देख के, कोरोना से पहले तक का मैं एक बता रहा हूँ, कोरोना के बाद हो सकता है कुछ चीजें बदली हो, लेकिन अभी तक जो स्थितियां हैं वो उनके पक्ष में है, और योगी आदित्यनाथ को ही लेकर अगर पार्टी चलती है या पार्टी चलने का फैसला पार्टी ने की है, तो ये मुझे लगता है कि ये सही फैसला है। और योगी आदित्यनाथ के अलावा अगर किसी के बारे में अगर सोचते हैं या कुछ विचार आपके मन में आता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। और जो फैसला पार्टी का है, जो रिपोर्ट हमें मिली है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, वो अगर पुख्ता है, तो मुझे लगता है कि पार्टी सही रास्ते पर है, क्योंकि वो किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में अभी नहीं है, खासकर प्रदेश में। बिल्कुल राघवेंद्र जी, जिस तरह से ये विश्लेषण में बात बार बार ये सामने आ रही है कि अगर पार्टी के पास विकल्पों की बात की जाए, विकल्प तो बहुत सारे हैं पार्टी के पास, तमाम ऐसे नेता हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करने के पीछे की वजह क्या सिर्फ और सिर्फ काम है, या जिस तरह से कपीश जी बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्थिति बहुत मजबूत है, हिंदू युवा वाहिनी का बार बार वो नाम ले रहे हैं कि एक तरह से समानांतर संस्था उन्होंने विकसित कर रखी है, क्या इस तरह की मजबूरियां भी हैं, सच्चाई क्या है? देखिए आलोक जी, अब कपिल जी क्या बोल रहे हैं वो कपिल जी जाने। वास्तविकता ये भारतीय जनता पार्टी कार्य पद्धति बिल्कुल अलग होती है। बार बार ये कयास लगा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी उत्तर प्रदेश आए और उन्होंने लोगों से संपर्क किया, और उसमें ये बात छन के बाहर आ रही थी कि उसमें कुछ परिवर्तन होना है। ये कहीं पर भी कोई वास्तविकता के धरातल पे बिल्कुल भी बात सही नहीं थी। बिल्कुल सूत तक कपास जैसे विषय पे बिल्कुल ये जो कहावत है वो चेष्टाप हो रही थी। हमारे यहाँ आलोक जी बैठकें इस तरीके की होती रहती है, इसलिए दिसंबर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आए थे, इसी प्रकार से बैठकें की थी। हमारे यहाँ हर 6 महीने में एक राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक होती है, राष्ट्रीय पदाधिकारी लोग, और इस प्रकार से हम लोग समन्वय स्थापित करते रहते हैं, सरकार और संगठन में समन्वय स्थापित करते रहते हैं, जिसमें विभिन्न विषयों पर औपचारिक अनौपचारिक वार्ताएं होती रहती हैं। संगठन को काम किस तरीके से करना है, सरकार को काम किस तरीके से करना है, नए विषय कैसे आने हैं,
संगठन के लोगों को किस प्रकार से लगाना है, कोरोना जो महामारी है उसको पे भी चर्चा की गई। इस प्रकार से विभिन्न आयामों पर चर्चा की, लेकिन इसका सिर्फ सीधा सीधा मतलब ये लगा लेना कि योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत है, उनको इसलिए नहीं हटाया जा रहा है, फलाना आदमी बहुत कमजोर है इसलिए। देखिए, संगठन में जो भी निर्णय होता है उसको संगठन के कार्यकर्ता को स्वीकार करना पड़ता है। ये वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की यही एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई कमजोर या मजबूत का कोई वो मतलब नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी में पूर्व में ये बात बता चुका हूँ कि मात्र केंद्र परिवारवाद वाली हमारी पार्टी नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अगर उससे हटा दे तो पार्टी शून्य पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ जी है तब भी भारतीय जनता पार्टी है, आगे कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो सकता है, एक प्रश्न है, दूसरा प्रधानमंत्री हो सकता है। राघवेंद्र जी, इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। राघवेंद्र जी, कोई भी कयास एक सवाल मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि लखनऊ में पिछले 3 दिनों में जो मंथन की गई पार्टी की तरफ से जो बातचीत हुई वो किन विषयों को लेकर थी? उस मंथन में क्या हुआ, किस बातों पर चर्चा हुई, पार्टी क्या चाहती थी, आला कमान क्या चाहता था? ये दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, ये क्या हुआ? अगर प्रदेश की जनता ये जानना चाहेगी तो उसके लिए आप क्या बताएंगे कि इन 72 घंटों में आखिर क्या हुआ, क्यों ऐसा किया गया, आनंद फानंद में सब बैठकें क्यों हुई, मंत्रियों से क्यों मिला गया? नहीं, आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गए। ये बैठक आनंद फानंद में नहीं किए गए, ये मान्यवर। हमारे यहाँ ये प्रक्रिया है काम करने की, हमारे यहाँ समन्वय स्थापित रखा जाता है। इस प्रकार की वार्तालाप लगातार चलती रहती है। हमारे यहाँ वार्ड में भी यही प्रक्रिया है जो प्रदेश में हुई है। आप लोगों की नजर प्रदेश में है, हम लोग वार्ड मंडल जिले में भी यही तरीका होता है। कोई प्रभारी होता है, क्षेत्र मंत्री प्रभारी बनाया जाता है या नेता प्रभारी बनाया जाता है, केंद्र के लोग प्रभारी बनाए जाते हैं। हम लोग जो है वार्तालाप के जरिए बैठकों के माध्यम से समन्वय स्थापित रखते हैं, जिसे मैंने आपको अभी सब बता दिए थे। बार बार समय बर्बाद करना मुझे लग रहा उचित नहीं है। विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई थी, कोरोना महामारी भी उसमें एक चर्चा थी, संगठन भी एक चर्चा थी। संजीव जी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके उत्तर से। संजीव जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं बार बार। चर्चा थी, इस संजीव प्रकार जी, से तमाम आयामों पर चर्चा हुई। संजीव जी, अभी संपादक महोदय ने बड़े साफ लहजों में ये सवाल किया, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। आखिर कोई न कोई बात थी जिसके वजह से ये चर्चा चल रही थी। वो बातें क्या थी? यदि हमें यदि स्पष्ट रूप से करिए, इससे पहले इस तरह की बात थी, कुछ तो बात थी, ये माने ना माने, कुछ तो बात थी। कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी। बात यही थी कि जनता को जानने का ये अधिकार है कि क्या ये बात से कपिल जी जानते हैं, देखिए सब बताएंगे। हाँ, तो कपिल जी ही बता पाएंगे कि वो क्या बात थी, वो ज्यादा जानकारी रखते हैं इन मामलों में। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे केंद्रीय नेतृत्व अभी वर्तमान में जो खास करके पंचायत चुनाव की बात हो या योगी जी की, बहुत सारी ऐसी खामियां भी रही है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। वो मानते हैं जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी की बात हो रही है, क्या प्रशासनिक अधिकारी, इनके कई विधायकों ने खुलेआम कहा आज जो कुछ तबादले हुए, किस आधार पर तबादले हुए हैं, इसका कारण यही है कि ये शिकायत की गई थी, केंद्रीय नेतृत्व से ये शिकायत की गई थी कि हमारे ही विधायकों और सांसदों की बात अधिकारी नहीं मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के बहुत तरह के मुद्दे थे, बहुत तरह के मुद्दे थे, तो उसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और एक भरोसा दिया गया है निश्चित तौर पर। लेकिन सबों के बीच में यदि योगी जी तटस्थ हैं अपने जगह पे, तो उनकी अपनी एक मजबूती है और वो वही मजबूती है जिसके चलते वो कोई और चीज हिलाने से नहीं हिल रहे हैं। बिल्कुल कपिल जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर राघवेंद्र जी बार बार दावा कर रहे हैं कि नहीं, ये एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया थी जिसका हमने पालन किया है और अनुशासन बनाए रखने के लिए हमको ये संगठनात्मक स्तर पर करना पड़ता है, लेकिन आप इस चीज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगता है आपको सारी बातें अंदर की मालूम है। कहे नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग के भी अपने सूत्र होते हैं और आप लोग स्वयं में भी सूत्र रखते हैं। अच्छा, पार्टी में ये भी सूत्र रखते हैं, दूसरे पार्टी में ही तमाम रिपोर्ट रखते हैं और ऐसा नहीं है कि हम लोग के संपर्क आपस में नहीं होते हैं। वो तो एक अलग की चीज है। वाह, ये तो संजीव कौशिक जी ने जो बात कही है उसका आंसर वाकई राजेंद्र भाई पास है नहीं तो वो क्या दे देंगे। अब चक्कर ये है कि राजेंद्र भाई ये कह रहे हैं कि धुआं भले उठा हो लेकिन कहीं भी चिंगारी नहीं थी। तो प्रदेश की जनता और देश की जनता इतनी समझदार है और हमारे प्रज्ञावान जो हमारे एंकर बैठे हैं या हमारे संपादक बैठे हैं वो सब समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, आपके रिपोर्टिंग का एक 2 लाइन का अंतिम हिस्सा पढ़ रहा हूँ कि बीएल संतोष की रिपोर्ट मैं योगी सरकार के खिलाफ नहीं दी। मैं योगी सरकार के खिलाफ नहीं है,
कोई असंतोष अब है तो यूपी के सीएम योगी के ही नेतृत्व में होगा चुनाव। ये 2 लाइन साफ कर दे रहा है कि असंतोष था, उस असंतोष को मिटाने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी शक्ति ही नहीं है मिटाने के लायक और कुछ बदलने के लायक, तो उन्होंने कह दिया भैया अब इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, तुम समझौता कर लो, हमारे बच्चा पिछड़े। इसीलिए सारे मंत्री और सारे विधायक अलग अलग इनसे मिले, इन्होंने भाई एक शिकायत कर ली और अपना प्रार्थना पत्र दे दिया, और वो प्रार्थना पत्र एक कबाड़ खाने में कुबड़े रान में डाल दिया। और ये उनकी मजबूरी, हम तो मान रहे हैं मजबूरी, उसका कारण है। आप खुद देखिए, जब 2014 के चुनाव हुए थे, बहुत छोटा सा उदाहरण, और कोई भी आदमी समझ जाएगा, जब 2014 के अंदर इलेक्शन हुए थे, और थोड़ा सा और पहले ले चलते हैं, 2004 के अंदर जब कांग्रेस अभूतपूर्व रूप से जीती थी और यूपीए पक्ष की सरकार बनी थी, तो इंडिया चाइनीज का नारा का हवा निकल गया था, और अटल बिहारी जी उस समय थे। तो आप देखिए, जब अटल बिहारी जी के बाद नंबर था आडवाणी जी का, तो ये कहा जाता था कि अब तो भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ही नहीं बचा, क्योंकि 10 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के कगार पर आई, तो ये हुआ कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय तक कोई नहीं जानता था कि ऐसा फिगर मोदी आ जाएगा और मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि उनसे ऊपर की सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी थे, सबको उन्होंने पार घाट लगा दिया, क्योंकि उस समय संघ और अंबानी और अडानी ने उनका साथ दिया था। मैं तो खुला बात कहने के लिए सहमत हूँ, चाहे जो हो जाए, मैं कहूंगा सत्य। और मैंने जो हिंदू युवा वाहिनी की बात कही है, अगर ये पीछे योगी जी के ना होती और मठ यानी कि हिंदुत्व का पुस्तक ना होते और गोरक्षनाथ मंदिर के वो मठाधीश ना होते, तो वो सभासद का चुनाव नहीं जीत पाते। ये हकीकत है, ये भी भारतीय जनता पार्टी जानती है। तो चूंकि संघ उनके साथ खड़ी है, मनोज सिन्हा जी को इसीलिए राज्यपाल वहां पर बना के भेज दिया गया, और बिना मतलब की लड़ाई लड़ते हुए केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनको स्टूल पे बैठना पड़ा था, जिनका उन्होंने वो बकिया उधरवा दिया था, जो उनका क्या कहते हैं प्लेट लगा था, तो झूठ मूठ लगते हुए लोग। तो योगी जी के पीछे फिर कौन है, ये भी तो जानकारी फिर आपके पास होगी ना, जब इतना आपको सब कुछ पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से लेकर सारे आपको जो पर्दे के पीछे वाले लोग हैं, जब इसकी जानकारी आप रखते हैं, तो योगी जी के पीछे फिर कौन है? योगी जी के पीछे उनका आभा मंडल है हिंदुत्व का। उनका मठ है, वो मठ का ओजस है, वो हिंदुत्व के सोचकर हुआ है। भले उनके कार्यकाल में हिंदुओं की लाशें गंगा जी में तैरे और कुत्ते नोट करके खाएं, लेकिन आप उससे नहीं हटा सकते। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाल में गए, भाषण दे के आए, बंगाल हार गए, राजस्थान में गए, भाषण देकर आए, राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश में गए, भाषण देकर आए, और वहां पर उन्होंने हनुमान जी की जाति दलित भी बता दी। उसके बाद भी वहां मध्य प्रदेश की जनता ने उनको हरवा दिया। ये तो छोड़ करके मध्य प्रदेश में सरकार बना लिए पैसे और बाहुबल के दम पर। और राजस्थान में क्या कर रहे थे दुनिया देख रही है। कई बार सर्टिफिकेट इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है उत्तरांचल वाले जो मामला था जिसमें कांग्रेस की सरकार गिरा रही। तो कहने वाली बात है क्या? ठीक है कबीर जी, आपकी बात आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेम जी जिस तरह से इन्होंने अपना विश्लेषण किया, इनकी बातों से बिल्कुल साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को ये साफ तौर पर संकेत मिल रहा है अपने सूत्रों के हिसाब से ही, जो भी इनके सूत्र होंगे बीजेपी के कार्यालयों में, इनको लगता है कि नहीं, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे लेकर आते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी को भरोसा पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है, तो मतलब रिपोर्ट कार्ड को लेकर कहीं ना कहीं चूक हो रही क्या फिर बीजेपी से, या अभी भी विपक्ष ये बात समझने को तैयार नहीं कि अगर कहीं जमीन पर कार्य हुआ है। और यहां पर सबसे जरूरी बात प्रेम जी, मैं इसलिए भी ये बात बोलना चाहूंगा कि जब कोरोना में संक्रमण फैला तब दोष तो योगी सरकार को लगाया गया था कि योगी सरकार का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अब जब संक्रमण की दर कम हो रही नहीं, तो आखिर इसका श्रेय देने में फिर विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों है? यही दिक्कत है। दिक्कत देश में कम हो रही, खाली यूपी में नहीं हो रही है। यूपी में लेकिन 97% रिकवरी रेट है। नहीं, विपक्ष दिल्ली बची है, केवल 500 मरीज मिल रहा है। आप खुद सोचिए ना कि केजरीवाल, नरेंद्र मोदी ने और सुप्रीम कोर्ट ने और महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने तो उद्धव सरकार की तारीफ की है। नहीं कपिल, आप कपिल जी, नहीं आप जिस जगह पर बैठे हैं आप चाह के भी तारीफ नहीं कर सकते, और अगर आप तारीफ करेंगे तो फिर विपक्ष का कोई मतलब रह नहीं जाता है। आप तारीफ कर भी नहीं सकते सरकार की। लेकिन WHO ने जो कहा है, नहीं कौन कर दिया? हमारी सरकार चल रही है, योगी सरकार हमारी सरकार है।
मोदी सरकार हमारी सरकार है। बहुत बढ़िया। वो तो है, कोई सरकार नहीं वो होती। कागज और सिद्धांत पे तो है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर कोई बात ही नहीं थी, लड़ाई ही नहीं होती, फिर चर्चा ही नहीं होती, सब हमारी सरकार है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आलोक, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक योगी जी कोरोना से कबीर जी आ रहा हूँ, संक्रमित आपके पास आ रहा हूँ। थे, जब तक योगी जी कोरोना से संक्रमित थे, राघवेंद्र जी आ रहा हूँ, एक सेकंड राघवेंद्र जी, एक सेकंड। हाँ, योगी जी जब तक कोरोना से संक्रमित खुद थे, स्थितियां थोड़ी सी इधर उधर हुई थी, ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लखनऊ की हालत खराब थी, अपने लोग शिकायत कर रहे थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा। अपने लोग का मतलब है अपने विधायक, अपने सांसद लोग शिकायत कर रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन ये भी तथ्य सही है कि जैसे ही योगी कोरोना से ठीक होते हैं, निगेटिव होते हैं, जब बाहर आते हैं, एक्टिव होकर जिस तरह से वो प्रदेश भर में काम करने लगते हैं, हर जिले का दौरा करने लगते हैं, तमाम जो सुविधाएं दी जा रही थी, जो इलाज चल रहा था कोरोना को लेकर, उसको लेकर जो मुस्तैदी योगी जी ने दिखाया और जो आंकड़े कम होते गए, आप क्या कहना चाहते हैं? योगी जी दौरा करके ऑक्सीजन पैदा कर देंगे, इस बात को मानना पड़ेगा। योगी जी दौरा करके जो है वो इंजेक्शन पैदा कर देंगे। भाई आप केवल इतना ही बता दीजिए कि अगर गांव गांव दौरा करने लगे तो ऑक्सीजन पैदा हो जाएगा, कि वेंटिलेटर पैदा हो जाएगा, कि दवाई पैदा हो जाएगा। सीएम का काम कर रहे हैं, कैसा बात कर रहे हैं आप? अरे सीएम क्या करेगा? सीएम थोड़ी लगाएगा, वो व्यवस्थाएं ही देखेगा। मुख्यमंत्री प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी व्यवस्थाएं ही देखेगा। वो कहाँ घर में कोई टीम तो वहाँ से पूरा प्रदेश चला रहे थे। ठीक है। अखिलेश जी तो वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं थे। अखिलेश जी ने क्या मैसेज दिया था लोगों को, और फिर कह रहे थे एग्जाम के पहले उनका ट्वीट आया कि बिना वैक्सीन लगवाए। आप जैसे आप इसका जवाब दीजिए। उन्होंने तो वैक्सीन लगवाने से मना किया था कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और कह रहे हैं बोर्ड एग्जाम के बच्चे जब स्थगित किया गया कि 12th का एग्जाम नहीं होगा तो बोलते कि वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। क्या है कांग्रेस से सूची की बात यही बहुत देर से। जब हमारी सरकार आएगी तो मुफ्त में हम इंजेक्शन लगवाएंगे, ठीक, मुफ्त में सबको लगवाएंगे, अपने आप को भी लगवाएंगे। ठीक है। और बात से हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हाँ। तो गौमूत्र वाली नहीं, वो अभी भी वैज्ञानिकों की है, वो बीजेपी की नहीं है। वैज्ञानिक सोच है आपकी। कबीर जी, ठीक है, आपकी बात आपसे होगी। कबीर जी, राघवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड राघवेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राघवेंद्र जी आपके पास हिंदू समझाने के लिए तो बैठे नहीं है कि वक्रोक्ति की क्या चीज होती है। भाजपा की झूठ की जो वैक्सीन है 15 लाख करोड़ वाली, और नहीं, किसी की भी नहीं है वैक्सीन, वो किसी की भी नहीं। कबीर जी देखिए, वो डॉक्टरों ने बनाई है, वैज्ञानिकों ने बनाई है, वो पूरे देश की वैक्सीन है। ठीक है, इस बहस में नहीं पड़ते हैं ना कबीर जी, वो पूरे देश की वैक्सीन है, ये हम सभी जानते हैं। भाई संपादक महोदय ये कहे, उनको नहीं पढ़ना चाहिए, हम तो राजनीतिक लोग हैं। नहीं, कोई भी नहीं पढ़ेगा ना इसमें। ठीक है, नहीं, वो तो संपादकीय है तो उनको समालोचना करना चाहिए। वो कर रहे हैं ना, आप जब हमारे अध्यक्ष कर रहे हैं। अरे कबीर जी, आप गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं। नहीं, नाराज मत होइए, इसमें नाराज मत होइए। उनको भी उनका बयान याद आ गया ना। कपिल जी नहीं, तथ्यों पे बात कीजिए, उनका बयान याद आ गया होगा। आप बीजेपी की वैक्सीन नहीं बता सकते, या फिर एक स्टैंड पे रहिए, आप कभी कहते हैं वैक्सीन नहीं, एक स्टैंड पे रहिए। बात यहाँ किसी पार्टी की नहीं हो रही है, बात यहाँ देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हो रही है, बात योगी पर हो रही है। ठीक है, सूची से बात करिए। ठीक है, वैज्ञानिक ने, हमारे देश के वैज्ञानिक ने भारत सच्चाई बोल रहे हैं के बाद दिक्कत आती है। इंस्टीट्यूट वाली हमारी नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड की है। मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, वैक्सीन पर आज नहीं जाते हैं ना। ठीक है, छोड़ देते हैं उसको। कबीर जी छोड़ दीजिए ना उसको। ठीक है, छोड़ दीजिए। कितना पैसा भारतीय बायोटेक को उन्होंने दिया, ये बताइए। हाँ। ये रघुवंदन जी को राष्ट्रवादी सरकार को बता। ठीक है, सुचित विश्वास जी के पास अब एक बार मुझे जाने दीजिए ना, वो भी काफी देर से वेट कर रही हैं। सुचित जी, आपसे अब हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से दोनों पार्टियों का अपना अपना बिल्कुल स्पष्ट है, आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में आपकी तैयारियां पूरी हैं? अभी से आप तैयारियां कर रही हैं, या अभी कुछ वक्त बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब कोरोना काल धीरे धीरे घटेगा, कोरोना महामारी का संक्रमण धीरे धीरे घटेगा, तब फिर आप ये मंथन करेंगे कि अब हमारा चेहरा कौन होगा, जिम्मेदारी हम किसको सौंपेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। देश एक भारी विपत्ति से जूझ रहा है और दुनिया आशा से हमें देख रही है, लेकिन
अफसोस है कि दुर्भाग्य से जो दल सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, उनकी प्राथमिकता सत्ता इस कदर है, सत्ता लोलुपता इस कदर है, मॉन्गर्स एंड पावर हंग्री पीपल, इसमें जो सबसे ज्यादा हाशिए पर है वो जन है। तो हम इस लॉकडाउन में भी 1000 बसें हमने हाईवे पर उतारी, चाहे वो श्रीमती प्रियंका गांधी द्वारा भेजे गए टनों अनाज हो, साबुन तेल मसाले डेटॉल या सैनिटाइजर्स हों, या फिर ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स हों, या फिर श्रीनिवास जी जो पूरे देश भर में लगातार हमारे जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये वो दौर है जब हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। निश्चय ही राजनीति आवश्यक है, हम राजनीतिक दल हैं, हम सब राजनीतिक दल हैं, लेकिन अभी बहुत सारे उदाहरण हमारे सपा के प्रवक्ता ने लिए जो बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही दुखद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को इतना हताश और निराश कर दिया है और देश में दुर्गम अव्यवस्था से गुजर रहा है। स्पेशली एज वी टॉक अबाउट जीडीपी, मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, तो तमाम लोग, मतलब 97% लोग, लगभग 30% सिर्फ आय कर रहे हैं जो उनकी कुल आय थी। तमाम लोगों ने छतें गंवा दी और सरकार की उस पर कोई दृष्टि नहीं है। हालांकि बीजेपी के पास इतना पैसा है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, चाहे पार्टी फंड के माध्यम से, चाहे तमाम आर्थिक भगोड़ों के माध्यम से। अभी ताजा तरीन आप पूनावाला का ही जाना लें तो खैर वो एक इंडिपेंडेंट अंदर डिबेट हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन हम उन्हीं विषयों पर लड़ेंगे जो विषय वर्तमान में हमें दिख रहे हैं, जो बेरोजगारी चरम पर है, जो धरातल पर लोग अन्न पानी के लिए जूझ रहे हैं और सिवाय भाषण के कुछ मिल नहीं रहा है, ना प्रदेश की जनता को और ना देश की जनता को, क्योंकि फ्लॉप साबित हुए हैं। और मोदी जी और योगी जी अब इसी से तो देखिए सवाल फिर खड़ा होता है। सुची जी, कार्यालय बना लिए, सुची जी, इतनी मजबूत देखिए सुनिए ना दे पाए हों, एक सेकंड सुनिए ना, आप भी अपना 1300 करोड़ का कार्यालय बना लिया, तो ठीक है, सारी बातें आपकी सही हैं, सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है आपने जितना भी मंथन किया, आपने जितना भी यहाँ पर उत्तर दिया, इसमें इस बात की चिंता ज्यादा है कि नहीं बीजेपी क्या काम कर रही है? करते हैं नहीं, घोटाला लें आप, बीएड अभ्यर्थी नहीं, सुची जी सुनिए तो, मित्रों ने मुंडन सुनिए तो आप भी अनुदेशकों की स्थिति को लें। हाँ, आप सुनिए तो, एक सेकंड आवाज आ रही मेरी आप तक? आप देखेंगे कैसे आवाज आ रही है आप तक? किया गया, चाहे धारा 144 लगाना हो, चाहे इंटरनेट शटडाउन में कैपिटल की स्थिति हो, आवाज आ रही है आप तक? होने वाले सुची विश्वास, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे होने वाले मुकदमे हो, चाहे एनएसए का दुरुपयोग हो, ठीक है, आप तक आवाज आ रही है मेरी? आप तक आवाज आ रही है? मुकदमे दर्ज किए गए। अरे सुनिए तो आप, देखिए आपने सारी चिंताएं व्यक्त कर दी जो कि बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की संगठन से जुड़ी हुई कोई बात बताइए ना हमें, आपकी तैयारियां क्या हैं? तो घड़ा और वैमनस्य के अस्तित्व, चलिए ठीक है, प्राप्त नहीं, इसी मंथन के चलते शायद बीजेपी को ज्यादा लाभ होता है कि आपने एक बार भी नहीं बताया कि कांग्रेस की तैयारी क्या है। देखिए हमने इस देश का निर्माण किया है, आप हमसे योजना पूछेंगे तो ज्यादा पूछने की बात नहीं है, मात्र देख लीजिए योजनाएं तो मैं भी जानता हूँ ना सुची जी, योगी जी ने किया है, तो कट कॉपी पेस्ट है अखिलेश यादव जी की योजना है। आप ये बता दीजिए कि चाहे हाईवे हो, चाहे बहुत ज्यादा, चलिए ठीक है, राघवेंद्र जी तैयारी क्या है 2022 की? अंतिम प्रश्न आपसे राघवेंद्र जी, 2022 की तैयारी क्या है आपकी? ये तो फर्जी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है कोई 4-6 महीने हमें चुनाव में रहती है, हमारी पार्टी जो होती है हमेशा चुनाव मोड में रहती है। हम लोग लगातार 5 साल समाज में ही रहते हैं, लगातार सड़कों पर संघर्ष करते हैं, हम लोग की तराई जो तैयारी जो है अनुभव चलती रहती है, हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस के तरह चीजें नहीं है, कभी टूल किट बनाते हैं, कभी इनके नेता पी चिदम्बरम कहते हैं देश की जनता को विद्रोह कर देना चाहिए, ये लोग सिर्फ छिद्रान्वेषण करते हैं। मैं कांग्रेस, चलिए ठीक है, आपकी भी तैयारी समझ में आ गई। संजीव जी छोटा सा उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल छोटा सा उत्तर। ठीक है राघवेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास। संजीव जी, मैं ये कहूंगा आखिरी लाइन में कि भारतीय जनता पार्टी की इस अंतर्कलह को विपक्षी पार्टी अपनी मजबूती न समझे, क्योंकि हम खूब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ती है और चुनाव के समय उसके सारे मुद्दे बदल जाते हैं। जो वो लगातार 5 सालों तक जिन मुद्दों की बात करती है, ऐन वक्त में कुछ ऐसा मुद्दा सामने आता है जो सारे लोगों को सूट करता है और कुछ इस तरह से सेंटिमेंटल होता है जिससे सारे लोग मुड़ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। विपक्षी पार्टियां इन चीजों पर कितना अपने आप को मजबूत करती है, ये देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने एक दूसरे के तर्कों का बहुत ही तर्कपूर्ण यहाँ पर उत्तर दिया। काफी कुछ तनावपूर्ण यहाँ पर बातें जरूर कही गई, लेकिन निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष जब एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाते हैं तो जवाब कई बार कड़वे भी होते हैं। यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से बीजेपी के पास मजबूत आधार होंगे और इस बात को स्वीकार करने की जरूरत विपक्ष को है। उनको अपनी तैयारी पुख्ता करनी होगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ के काम, उनका वजूद और उनके द्वारा की गई तैयारी विपक्ष पर भारी पड़ जाए। आप सब लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।